हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं मृदा विज्ञान का एक छोटा सा लेक्चर फर्स्ट है ये। आगे भी आपके जो है लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जाने वाले हैं, एजीटीए के लिए, यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्राविधिक के लिए। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ विजन एग्री एकेडमी परिवार के साथ। ठीक है, ये परिवार अभी तक 681 लोगों को तक पहुंच गया है। इसे आगे भी बढ़ाना है, आप सभी को ही आगे बढ़ाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो भी एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में ये लेक्चर जो है अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टाइटल पर मत जाइए कि एजीटीए लिखा हुआ है तो केवल एजीटीए के लिए महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्जाम हो आपका कृषि का, ठीक है, सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो है कॉन्सेप्ट वाली कक्षा है, लेक्चर 1 है बाय संजीव सर। संजीव सर के बारे में आप लोग हमारे बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अपनी क्वालिफिकेशन का प्रूफ देना पड़ता है। आई एम संजीव प्रजापति। आई हैव 6 year एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर ओनली, आपका कंपटीशन में। ठीक है, केवल हमारा कृषि जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें 6 साल का अनुभव है। और साथ में साथ 2 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं। 3 बार IBPS AFO मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब ये कहें कि फाइनल नहीं हो पाता है। और MPRO में अभी वेटिंग है। NSC में आपके जो है 67 मार्क्स थे। ठीक है, तो NSC भी क्वालिफाई किया था, बस फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ी सी जानकारी हमारे बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पहली क्लास के साथ। पहली क्लास में पहले देखो आपका जो फर्स्ट स्लाइड पे आपका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम कहें तो आपका सिलेबस है कि भैया मृदा विज्ञान में आना क्या है, जो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो मृदा विज्ञान में जो है 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एजीटीए में। केवल 15 क्वेश्चन केवल सॉइल साइंस से आने वाले हैं। केवल किससे आने वाले हैं? आपके मृदा विज्ञान से। ठीक है, तो मृदा विज्ञान 15 नंबर की आने वाली है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 25 नंबर में आपका फसल विज्ञान या क्रॉप साइंस आने वाला है, उसके भी हम डेली आपको सेशन दे रहे हैं। ठीक है, और साथ में साथ मृदा विज्ञान भी आने वाली है, तो इसके भी सेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मृदा विज्ञान में क्या क्या आने वाला है? मृदा के गुण हो गए, इसके अवयव हो गए, मृदा बनने की प्रक्रिया हो गई, मृदा अपरदन के प्रकार हो गए, इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय। आजकल जो लेक्चर है इसमें हम केवल सॉइल को, मृदा को पढ़ेंगे, मृदा के अवयवों को पढ़ेंगे, साथ में साथ जो है मृदा बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। अगला आपका जो लेक्चर होगा उसमें आपके मृदा के गुण पढ़ेंगे। मृदा के गुण मतलब कि भौतिक गुण, मृदा के रासायनिक गुण, मृदा के जैविक गुण। ठीक है, तो इसको जो है अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम केवल पढ़ने वाले हैं मृदा बनने की प्रक्रिया। ठीक, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व तथा कमी से होने वाले विकार। तो इस वाले चैप्टर में आपका आने वाला है पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या फिर कहे पोषक तत्व प्रबंधन, कि उसमें जो है जो कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन से मोबाइल है, किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आपके मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व है। अगला क्लासिफिकेशन है उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग की विधियां। तो इसमें हम जो है पढ़ने वाले हैं आपका उर्वरकों का वर्गीकरण। जितने भी आपके फर्टिलाइजर, चाहे आपके नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो, चाहे आपके पोटासिक फर्टिलाइजर हो, चाहे आपके फास्फोरिक फर्टिलाइजर हो, जो भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर हो, सारे के सारे कवर करने वाले हैं यहाँ पर। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें आपके रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक उर्वरकों को अपनाना। ठीक है, ताकि जो है जैविक रूप से जो आपको उर्वरक मिले उनको भी फसलों उत्पादन में प्रयोग किया जाए। मतलब कि केमिकल का कम प्रयोग कर एकीकृत, मतलब कि जैव रासायनिक को साथ साथ लाकर खेती करना क्या कहलाता है? एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। ठीक,
अगला है मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनकी प्रमुख भूमिका। जैसे आपके मृदा में आपके बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, तो उनकी भूमिका क्या है, उसमें जो पाए जाने वाले जो कीट हैं उनकी भूमिका क्या है। फिर है आपका मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण तकनीक। फिर है सिंचाई के साधन, विधियां तथा उनके लाभ, जल निकास या ड्रेनेज की मूल अवधारणा एवं विधियां, जल संचयन क्षेत्र प्रबंध, वाटर शेड मैनेजमेंट, प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण। ये जो है बेसिकली जो प्रदूषण है सॉइल साइंस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, प्रदूषण के प्रकार व पर्यावरण संरक्षण, या फिर कह सकते हैं पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि आजकल जो आज का समय है, इस समय जो है बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण देखो, एक तो आपका केमिकल से आपका भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ में साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है ना। पेड़ों की कमी हो रही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, इसलिए हम केमिकल को अपना रहे हैं। केमिकल को जब लाया गया था तो लिमिटेड उपयोग के लिए लाया गया था, ये नहीं सोचा था कि पूरी तरह से फार्मर उसी पे डिपेंड हो जाएंगे। देखो ये है कि यदि फार्मर ऑर्गेनिक करता है तो प्रोडक्शन भी कम मिलता है, ठीक है। प्रोडक्शन कम मिलेगा तो फिर उसकी आय भी कम होगी, है ना। तो अगर ये किसान को अपनी आय बढ़ानी है तो प्रोडक्शन अधिक चाहिए होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हो गया आपका एजीटीए का सिलेबस, किसका, आपका मृदा विज्ञान का। मृदा विज्ञान या सॉइल साइंस, आप लोग बताइए कि मृदा विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो मृदा विज्ञान शब्द है किस भाषा के किस शब्द से लेकर मिलकर बना है। तो बात करें बच्चों मृदा विज्ञान की या सॉइल साइंस की, सॉइल साइंस लैटिन भाषा के शब्द किससे भैया, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द किससे भैया, सोलम। सोलम का अर्थ क्या होता है, ऊपरी भूपपड़ी। क्या भैया, ऊपरी भूपपड़ी। अब ये बताओ भूपपड़ी मतलब कि जो आपके ऊपर, ऐसे आपने पपड़ी देखी हुई होगी ना, पपड़ी देखी है ना सभी ने, कैसी होती है, थोड़ी सी अगर ये उसको तोड़ दो ना तो आराम से भुरभुरा सा बन जाता है ना। ऐसी ही आपकी मिट्टी होती है, अगर ये उसको तोड़ो या फिर उसमें आपका टिलेज करो तो भुरभुरी हो जाती है ना, इसलिए उसे भूपपड़ी कहा जाता है ना। ऊपर की भूमि की ऊपरी परत या फिर कहें भूपपड़ी कौन क्या होता है, आपका मृदा होती है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि सर चट्टानें भी तो होती हैं ऊपर, चट्टानें होती हैं, बेसिक होती हैं, लेकिन उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता ना। वो आपकी लैंड कहलाएगी, भूमि तो कहलाएगी, लेकिन मृदा नहीं होगी। मृदा वह है जिस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, खेती कर सकते हो, साथ में साथ क्या कर सकते हो, उसमें जुताई कर सकते हो। बेसिकली जो मृदा की सतह मानी जाती है वो 15 सेंटीमीटर मानी जाती है, ठीक है। जिसको हम खोल सकते हैं, जो भुरभुरी होती है, जिसमें हम यदि उसको जुताई करें तो आसानी से जो क्या हो जाए, टूट जाए, कणों में बिखर जाए, छोटे छोटे कणों में टुकड़े हो जाए, तो वो क्या होगी, आपकी ऊपरी भूपपड़ी, सोलम या फिर सॉइल या मृदा, ठीक है। तो यहाँ पर मृदा जो है सोलम, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊपरी भूपपड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृदा को देखो आप सामने देख सकते हो, एक भूपपड़ी या फिर भूमि की एक पपड़ी दिख रही है ना। भू से भूमि और उसकी पपड़ी है ना, एक तरह से आप देख सकते हो उस बिखरी हुई सी या फिर कह सकते हो भूरभूरी से, अगर इस पर हम टिलेज करेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं मृदा विज्ञान की। तो देखो लिखा हुआ है कि मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से मिलकर सोलम से बना है, जिसका मतलब होता है भूतल या भूपपड़ी। क्या होता है भैया, भूतल या भूपपड़ी। डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो देखो लिखा हुआ है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो भूमि की ऊपरी सतह पर होती है। हमने बताया था ना कि एक प्राकृतिक पिंड है और ऊपरी सतह पर होती है, ठीक।
फिर लिखा हुआ है इसकी सभी विशेषताएं इसके पैतृक पदार्थ, जलवायु एवं जीवों की दीर्घकालीन क्रियाओं के परिणाम होती है। अब इस लाइन को हम समझाते हैं। पैतृक पदार्थ भैया क्या होगा हमारा? चट्टाने। क्या होता है भैया? चट्टाने। क्योंकि चलिए हम पृथ्वी की उत्पत्ति से समझते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो थी पहले क्या था? आग का गोला था, या फिर कहें सूरज से टूटा हुआ एक हिस्सा था। इस पर लाखों वर्षों, हजारों वर्षों तक क्या हुई? बारिश हुई। जब एक कह सकते हैं, आपने ज्वालामुखी देखा होगा, ज्वालामुखी जब निकलता है उससे जब लावा या मैग्मा निकलता है, उसके चारों ओर जब जम जाता है तो वो किसका रूप लेता है? चट्टानों का। तो जब आपकी पृथ्वी जल रही होगी तो उस पर क्या होगा? आपका लावा या मैग्मा होगा। क्या होगा बच्चों? लावा या मैग्मा होगा। ठीक है। अब उस पर हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक बारिश हुई। बारिश के कारण जो आपकी जो लावा या मैग्मा था वो जम गया। क्या हुआ? लावा व मैग्मा क्या हो गया? आपका जम गया। ठीक है। अब जम गया, ठीक है, अब बारिश होती रही तो बाढ़ें आई आपके। देखो समुद्र, बारिश कंटिन्यू हुई तो समुद्र का निर्माण हुआ, साथ में साथ बाढ़ आई। बाढ़ से अब देखो जहाँ पर कुछ स्थान आपके ऊंचे थे, कुछ स्थान नीचे थे। ठीक है। अब जो नीचे स्थान थे उसमें ऊपर के स्थानों से क्या आने लगा? पानी आता था। ठीक है, पानी भरने लगा। अब जैसे निचले स्थान है, जैसे आप मान के चलो बारिश होती है, बारिश के समय पे बाढ़ आती है ना। अब पहाड़ों से जो है थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर टूट फूट के आवे। जैसे आप ऊपर से आपको फेंका जाए, आप टूट जाओगे ना, ऐसे ही पत्थर होते हैं। पत्थर को ऊपर से लुढ़काया जाए तो वो थोड़े बहुत टूट ही जाएंगे, है ना। तो थोड़ी बहुत जो, या फिर कहें जलवायु ये क्रियाएं हो गई या भूस्खलन हो गया, उसके कारण थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि भूमि की उथल पुथल से आपके जो पहाड़ थे उनसे जो है आपकी बहुत सी चट्टानें खिसकी, नीचे गिरी। ठीक है, उनमें टूट फूट हुई, फिर वो पानी के साथ बहकर मैदानों में जमा होती गई। अब जैसे आपकी मिट्टी है, मिट्टी एक दिन में तो नहीं बनती है, इसको लिए 1 सेंटीमीटर बनने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर मृदा हजारों वर्ष में बनती है। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि एक दिन में तो मिट्टी का निर्माण नहीं होता है ना। तो आप देखा होगा कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा पानी कैसा होता है? मैला होता है, मैला या गंदा होता है। जहाँ पर देखो मेन स्ट्रीम जो होती है कहाँ पर? जो आपका बीच का भाग होता है। नदियों में आपका जो तेज धारा होती है वो बीच में होती है, अगल बगल तो होती नहीं। अगल बगल क्या हो जाता है? पानी खड़ा रहता है। अब मान के चलो पानी खड़ा हुआ है, आपने देखा हो पानी अगर ये गंदा होगा तो पानी अगर ये खड़ा है तो उसमें क्या हो जाता है? जो भी उसमें धूल मिट्टी होती है वो नीचे जम जाती है, जम जाती है। तो इस तरह आपकी जो भी धूल मिट्टी होती है वो नीचे जम जाती है। तो उससे आपके जो है किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का क्या होता है भैया? निर्माण होता है। इस तरह आपकी जो है जलवायु जैसे तापमान के कारण भी आपकी चट्टानों में टूट फूट होती है। जैसे आपकी बारिश होती है, जैसे आपके पहाड़ी हिमाचल का क्षेत्र है, गर्मियों के समय में तो मतलब बर्फ पिघल कर जो है पानी के रूप में चट्टानों के जो क्रैक्स होते हैं या दरारें होती हैं उनमें भर जाता है। ठीक है। जैसे ही सर्दी आती है, बर्फ बनते, बर्फ क्या होती है? फैलती है ना। बर्फ फैलेगी तो चट्टानों में क्या होगी? टूट फूट होगी। टूट फूट होगी तो नीचे, उसमें मतलब है कि नीचे गिरेंगी, है ना। तो नीचे गिरेंगी तो उससे क्या होगा? मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भैया इसके पैतृक पदार्थ चट्टान है, जलवायु और जीवों की दीर्घकालीन क्रियाओं के परिणाम होती है क्या? आपकी मृदा। यह पादप वृद्धि का एक माध्यम है या फिर कहें मीडियम है, जिससे पौधों को क्या मिलती है? वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व और क्या मिलता है? सहारा मिलता है। इसके लिए क्या मिलते हैं? आवश्यक पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट मिलते हैं मिट्टी से। किसको? आपके पौधों को। ठीक, ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी? आपकी मृदा की। आगे चलते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ये भी नोट कर लेना बढ़िया से कि भैया विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। बीबी डोकोचेव को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी का क्या कहा जाता है बच्चों? जनक कहा जाता है। किसे भैया? बीबी डोकोचेव। ठीक है, जिसकी बीबी हो वो बीबी डोकोचेव नाम से याद कर ले, है ना। बीबी डोकोचेव को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान का क्या कहा जाता है भैया? जनक कहा जाता है।
आगे बात करते हैं कंपोजिशन की, किसके, आपके मृदा की, कि भैया मृदा का गठन कैसे होता है ना। तो एक मान के चलते हैं, जो आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि मृदा के अंदर या मिट्टी के अंदर 50% तो क्या होता है भैया, सॉलिड होता है। क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। सॉलिड कहें तो ठोस, सॉलिड कहें तो ठोस होता है। 50% क्या होता है, ठोस होता है। और 50% क्या होता है आपका, नॉर्मली या तो लिक्विड होगा या एयर होगा, है ना, जिसमें या फिर कहें पोर स्पेस या रंध्रा विकास होता है। क्या होता है बच्चों, 50% ठोस पदार्थ पाया जाता है मृदा में और 50% क्या होते हैं, रंध्रा विकास होते हैं। ठोस पदार्थ में 45% क्या होता है आपका, मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कितने पाए जाते हैं आपके, 45%। और ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है आपका, कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 5% जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ठोस पदार्थ में 45% आपका मिनरल मैटर, खनिज पदार्थ हो गए, और आपका 5% क्या हो गया, आपका कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक। सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर की बात करें तो देखो जो होते हैं पोर स्पेस, पोर स्पेस कहें तो आपका रंध्रा अवकाश, लिख देते हैं यहाँ पर, रंध्रा अवकाश। रंध्रा अवकाश आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर यदि आप पानी भरो तो आसानी से भर जाता है। क्यों भर जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, पोर स्पेस है यार, रंध्रा अवकाश है, मिट्टी खोखली होती है ना। तो यदि आपके पास 25% पानी है मिट्टी में और सॉइल आपका 25% एयर है, तो मिट्टी क्या मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है। जल निकास क्यों किया जाता है, 25% क्या क्या देने के, एरिएशन देने के लिए या फिर कहें वायु देने के लिए, ठीक है, इसलिए जल निकास करते हैं। यदि आपका जो है 50% पानी भर जाएगा तो आपकी वाटर लॉगिंग या फिर कहें आपकी जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, और आपका जो है 50% वायु होगी तो सूखा की स्थिति बन जाएगी, मतलब कि कोई भी नमी नहीं है, आपकी मिट्टी क्या है, नमी से वंचित है, खाली है। ठीक है, तो आपका जो है खनिज पदार्थ कितना होता है, 45%। ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 5%। सॉयल वाटर मृदा जल कितना होता है, 25%। और सॉयल एयर या मृदा वायु कितनी होती है, 25%। यहाँ पर हम जो है इससे भी समझ लेते हैं, आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, आपका पाई चार्ट देखो, लिखा हुआ है 25% एयर पर 25% वाटर और 46 या 45% आपका जो है मिनरल मैटर और 5% आपका जो क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ये इंटरनेशनल। जो आपकी भारतीय मृदाएं हैं, अब भैया भारतीय मृदाओं में ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है भारतीय मृदाओं वो 0.5% होता है। किसमें, आपका भारतीय मृदाओं में। नोट कर लेना, ये इंटरनेशनल के या फिर कहें आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 5% रिकमेंडेशन है, लेकिन 0.5% भारतीय मृदाओं में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। गैसियस कंपोजिशन की बात करें, गैसियस अवयव क्या होते हैं मृदा में। अब भैया हमारे पास हमने पढ़ा कि 25% तो आपका क्या होता है, पानी होता है, और आपका 25% क्या होता है, एयर होता है। अब एयर है या फिर कहें आपकी गैसें, सॉरी वायु है, उसमें तो होगी कुछ गैसें। गैसें जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, तो बहुत सारी गैसें होंगी। ठीक है, तो इन्हीं गैसों को जो है पौधे क्या कहते हैं, जड़ों से लेते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 78% है आपका वायुमंडल में। वायुमंडल से डायरेक्टली नहीं लेते नाइट्रोजन, इनके लिए हमें उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है या जैव उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं जड़ों के अंदर। ठीक। तो बात करें गैसियस कंपोजिशन की या मृदा के गैस, जो गैसेस होती हैं उनकी, तो गैस पाई जाती हैं। देखो इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। गर्मी पड़ रही है, पानी तो पीना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो गैसें होती हैं उसमें 78% तो क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। क्या भैया, मृदा के अंदर 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 20.9% क्या होता है भैया, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और 0.33% क्या होता है आपका, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होता है। किसके अंदर, आपका मिट्टी के अंदर। ये आपका जो कंपोजिशन दिया है यहाँ पर, ये एयर के अंदर है, सॉइल
आपके एयर के अंदर, या फिर कहें वायुमंडलीय एयर में कितना 78% नाइट्रोजन, 20.9% आपका जो है ऑक्सीजन होता है, अदर गैसेस 0.17 और आर्गन कितना 0.90 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक, यहाँ पर टेबल पे समझते हैं, इस पर थोड़ा सा डाटा गलत लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर देंगे। सॉयल एयर में 20% क्या होता है आपका ऑक्सीजन, 78.60% आपका क्या होता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका जो है 0.33% होता है आपका सॉयल एयर में। सॉयल में या फिर कहें मृदा की जो वायु है, मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.33% और आर्गन कितना होता है 0.90। बात करें एटमॉस्फेयर या जलवायु में, तो जलवायु में 21% तो आपका क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है, 78.03% या 78.03% तो आपका क्या होता है नाइट्रोजन होता है, और 0.03% क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.94% क्या होता है आर्गन होता है। आगे बात करते हैं बच्चों मृदा विज्ञान की शाखाओं की, कि भैया कौन कौन सी शाखाएं मृदा विज्ञान के अंदर होती हैं। तो एक पहली शाखा है आपकी एडेफोलॉजी और दूसरी शाखा है आपकी पेडोलॉजी। मृदा शास्त्र व पेडोलॉजी। ठीक, मृदा शास्त्र एडेफोलॉजी की बात करें, एडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के, एडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एडेफोज, एडेफोज और लॉजी, एडेफोज प्लस लॉजी से मिलकर बना है आपके ग्रीक भाषा का शब्द है आपका एडेफोलॉजी। ठीक है, एडेफोज प्लस लॉगस या लॉजी से मिलकर बना है। एडेफोज मीन्स होता है पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन, सॉरी एडेफोज मीन्स होता है पौधों के संबंध में, पौधों के संबंध में, पौधों के संबंध में, और लॉजी मीन्स क्या होता है बच्चों अध्ययन। ठीक, लॉजी मीन्स क्या होता है अध्ययन, मतलब कह सकते हैं पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं एडेफोलॉजी या मृदा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों मृदा शास्त्र एडेफोलॉजी। यह ग्रीक भाषा का शब्द है, एडेफोज और लोगस से मिलकर बना है। एडेफोज का मतलब होता है मृदा के एक ऐसा सॉरी पौधों के संबंध में मृदा का अध्ययन, मतलब कि पोषक तत्व जो आपके पौधों के लिए चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं, मिट्टी की पौधों को उगने के लिए उपयुक्त कंडीशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं आपकी एडेफोलॉजी में। आगे बात करते हैं पेडोलॉजी की। एडेफोलॉजी समझ लिया, पेडोलॉजी की बात करें तो यह भी भैया कैसा शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका पैडोन प्लस आपका लॉजी, पैडोन और लॉजी से मिलकर बना है। पैडोन मीन्स होता है मृदा, पैडोन मीन्स क्या होता है बच्चों मृदा, और लॉजी मीन्स अध्ययन। मृदा का अध्ययन आपका क्या कहलाता है भैया पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है आपका बच्चों पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण, ठीक है, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है पेडोलॉजी। ये एएफओ में पूछा गया क्वेश्चन था कि भैया मृदा की उत्पत्ति और मृदा के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पेडोलॉजी। आगे बात करते हैं दोनों की डेफिनेशन की। देखो लिखा हुआ है एडेफोलॉजी या मृदा शास्त्र में, देखिए यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एडेफोज और लोगस, जिनका शब्दार्थ है एडेफोज मीन्स पौधों की वृद्धि से संबंधित तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन। पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना एडेफोलॉजी कहलाता है। पौधों की वृद्धि के संबंध में मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों एडेफोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी की बात करें, पेडोलॉजी क्या कहलाता है भैया, अभी हाल बताया था ना
कि यह जो है दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, पैडोन और लॉजी। पैडोन मीन्स होता है मृदा और लॉजी मीन्स अध्ययन। मृदा का अध्ययन, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का वर्गीकरण और साथ में साथ मृदा की प्राकृतिक अवस्था, मृदा का वर्णन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी। देखो लिखा हुआ है, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों पैडोन मृदा एवं लोगस अध्ययन से मिलकर बना है, अर्थात मृदा का अध्ययन इस शाखा में मृदा की उत्पत्ति, वर्णन, वर्गीकरण एवं प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? आपका पैडोलॉजी के अंदर। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपकी भारत की प्रमुख मिट्टियों की कि कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उनके प्रमुख क्रम क्या है। देखो ये तो हमने बेसिक में कवर कर रखा है कि ये क्रम, क्योंकि पूछा जाता है कि भैया आपका जो है जलोढ़ मृदा का क्रम क्या होता है, लाल मृदा का क्रम क्या होता है। कभी कभी क्या किया जाता है कि आपको लाल मृदा का ना दे के आपसे क्या दिया, अल्फी सॉइल्स के बारे में बताइए, अल्फी सॉइल्स की प्रकृति कैसी होती है, किस कारण से अल्फी सॉइल्स का लाल रंग होता है ना। तो इस तरह से आपको डायरेक्टली जो है क्या दिया जाता है, मृदा क्रम दे दिया जाता है ना। तो यहाँ पर हमें जो है मृदा व उनके मृदा क्रम या फिर कहें सॉइल ऑर्डर को पढ़ना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल होती है, कौन सी मृदा भैया? जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसका जो क्रम होता है क्या होता है? एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। क्या होता है भैया? एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। किसका? आपका जलोढ़ मृदा का। यहीं पर याद कर लो, एंटीसोल इंसेप्टिसोल। लाल मृदा का, रेड सॉइल का क्रम क्या होता है? अल्फीसोल्स होता है। काली या रेगुर मृदा का या ब्लैक एंड रेगुर सॉइल का क्या होता है? आपका वर्टिसोल होता है। लेटराइट मिट्टी या लेटराइट सॉइल का क्या होता है? अल्टीसोल्स होता है। रेगिस्तानी मिट्टी या डिजर्ट सॉइल का क्या होता है? आपका एरिडीसोल होता है। ये जो है प्रमुख मृदा क्रम है, इनको बिल्कुल से रट लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, भारत में क्षेत्र के आधार पर मृदा का स्थान, कि भैया क्षेत्र के आधार पर कौन सी मृदा अधिक पाई जाती है। तो बेसिकली बात करें तो सबसे अधिक जो मृदा पाई जाती है भारत में वो पाई जाती है कौन सी? आपकी जलोढ़ मृदा। पहले नंबर पे कौन है? आपकी जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पे है आपकी काली या रेगुर मृदा, ब्लैक एंड रेगुर सॉइल जो है दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान किसका है? आपका रेड सॉइल या फिर कहें लाल मृदा का है। चौथा स्थान किसका है? आपका लेटराइट सॉइल या फिर कहें लेटराइट मृदा का है। ये तो हो गया आपका क्षेत्र के आधार पर मृदा का स्थान की किसका मतलब ये कह सकते हैं कि कौन सी मृदा क्षेत्र के आधार पर अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं भैया भारत में, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। भारत में प्रतिशत के आधार पर, अभी जो आप कहोगे कि भैया हमने तो पढ़ा है कि लाल मृदा दूसरे नंबर पर है ना, तो वो आपकी प्रतिशत के आधार पर है। किसके आधार पर बच्चों? प्रतिशत के। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर मृदा का स्थान, प्रतिशत के आधार पर मृदा का स्थान। तो प्रतिशत के आधार पर देखो पहला नंबर तो किसका है? आपका जलोढ़ मृदा का। किसका है भैया? जलोढ़ मृदा का पहला स्थान है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। ठीक, प्रतिशत के आधार पर दूसरा स्थान जिसका है वो है आपकी लाल मृदा। दूसरे स्थान पर प्रतिशत के आधार पर लाल मृदा जो है अधिक पाई जाती है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपकी काली मृदा। लिख लेना, इसे इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है, कौन सी दूसरे नंबर पर पाई जाती है? काली मृदा। और चौथा स्थान जो है आपका किसका? सेम टू सेम आपका जो है कौन? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का। ये जो है आपका प्रतिशत के आधार पर भारत का जो है आधार मृदा का स्थान। पहले जो है प्रतिशत के आधार पर जलोढ़ मृदा है और क्षेत्र के आधार पर भी जलोढ़ मृदा है। दूसरा स्थान जो है काली का है क्षेत्र के आधार पर, और लाल मृदा का है आपका प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, क्लियर है इतना?
और बाकी सारा का सारा सेम है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है राज्य के अनुसार सबसे अधिक मृदा क्षेत्र, मतलब कि किस राज्य में कौन सी मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। तो जैसे बात करें जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ, भारतीय गंगा का मैदान क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गंगा देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल भी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती है। लाल मृदा की बात करें, रेड सॉइल सबसे अधिक तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है। काली या रेगुर मृदा, ब्लैक एंड रेगुर सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अधिक पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आपकी जो है सबसे अधिक कर्नाटक और केरल में पाई जाती है। पीली मृदा या येलो सॉइल सबसे अधिक केरल के अंदर पाई जाती है। दलदली या मार्सी सॉइल या मार्सी मृदा सबसे अधिक केरल, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। मृदा विज्ञान के महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें तो पहला है आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। क्या है भैया पहला संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसका जो है स्थापना हुई थी 1988 में। जो आपका भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, 1988 में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, करनाल हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना कब हुई, 1969 के अंदर। अगला संस्थान राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो। कौन सा भैया, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, NBSS LUP, जो कि आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1976 के अंदर। फिर अगला संस्थान है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, CSWCRI, देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, स्थापना हुई थी 1974 में। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्थापना कब हुई, 2003 के अंदर हुई। इंपॉर्टेंट संस्थान है सॉइल साइंस से संबंधित, इसको जो है नोट कर लीजिए। आगे बात करें विभिन्न मृदाओं के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की, तो वो होता है, बेसिकली पहले समझ लेते हैं कि भैया कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता क्या है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है कि जो आपकी मृदा है, मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके जो भी आपके फसल अवशेष होते हैं वो कार्बन पदार्थ होते हैं, ठीक है। कार्बन की मात्रा और आपके नाइट्रोजन की मात्रा के बीच अनुपात जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। खेती योग्य या फिर कहें कल्टीवेटेड सॉइल का जो होता है 8:1 से 15:1 होता है। औसत जो होता है 10:1 से 12:1 होता है। लेग्यूम्स एंड फार्म मैन्योर, फलियां और खेत की जो खाद होती है उनका 20:1 से 30:1 होता है। भूसे का जो आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 100:1 होता है। सौ डस्ट या धूल का जो होता है 400:1 होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है सबसे कम होता है, 4:1 से 9:1 होता है। ह्यूमस का जो आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो 10:1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। आगे चलते हैं, मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है कि भैया मृदा का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आपको बताया था कि चट्टानों की टूट फूट से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। हमने बताया था कि जब चट्टानों में टूट फूट होती है किसी भी जलवायु कारक द्वारा या किसी भी जीवों द्वारा, तो उससे क्या होता है, आपका मृदा का निर्माण होता है। तो चट्टानों की टूट फूट से आपके रेगोलिथ या कंकड़ पत्थर का निर्माण होता है, और कंकड़ पत्थर की टूट फूट से आपकी मृदा का निर्माण होता है या सॉइल का निर्माण
होता है। तो देखो लिखा हुआ है कि चट्टानों एवं खनिज पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है। 1 इंच मृदा के निर्माण में 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। मृदा निर्माण लगातार 2 चरणों में प्रक्रिया होती है। चट्टानों के अपक्षय से आवरण प्रस्तर या रेगोलिथ का निर्माण। हमने बताया आपको कि जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो किसका निर्माण होता है, आपका रेगोलिथ का निर्माण होता है, या फिर कहें आवरण प्रस्तर का निर्माण होता है। अब आवरण प्रस्तर में टूट फूट होगी, या फिर कहें कि आवरण प्रस्तर के या रेगोलिथ के अपक्षय से किसका निर्माण होता है, ट्रू सॉइल या असली मृदा का निर्माण होता है। देखो आवरण प्रस्तर रेगोलिथ से असली मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चट्टानों में टूट फूट से रेगोलिथ बनता है, और रेगोलिथ में टूट फूट, रेगोलिथ आपने देखा होगा कि जब आप जो है मिट्टी की खुदाई करवाते हैं, ऊपर तो आपको मिट्टी मिलेगी, नीचे आपको छरिया देखने को मिलता है। अपनी जो बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं, छरिया बोलते हैं उसे, है ना। तो नीचे आपको कंकड़ पत्थर देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है, आपका रेगोलिथ होता है। क्या होता है बच्चों, रेगोलिथ होता है। उसी से आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आवरण प्रस्तर रेगोलिथ से असली मिट्टी का विकास मिट्टी बनाने वाले कारकों और प्रक्रियाओं की संयुक्त क्रिया द्वारा होता है। मृदा ये कह सकते हैं मिट्टी बनाने वाली जो कारक कैसे, जैसे आपकी जलवायु कारक हो गए, आपका तापमान हो गया, आपकी हवाएं हो गई, आपका जो है बारिश का होना हो गया, साथ में साथ आपके जो है जैविक कारक हो गए। जैविक कारक में जैसे आपके पशु पक्षी पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, इनके द्वारा भी आपकी मिट्टी को क्या क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। पहला चरण अपक्षय विघटन और अपघटन द्वारा पूरा किया जाता है, और दूसरा चरण मृदा निर्माण कारकों की क्रिया से जुड़ा होता है। मृदा निर्माण कारकों से जैसे आपकी चट्टानें हैं, चट्टानों की टूट फूट हुई, फिर उसको जो है छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आप चले, या फिर कहें कोई पशु पक्षी पक्षी तो नहीं, लेकिन कोई भारी जानवर चल रहा है, तो उससे भी तो आपकी मिट्टी में थोड़ी बहुत टूट फूट होगी ना। जो आपके पत्थर हैं थोड़ी बहुत तो टूटेंगे, है ना। पानी अगर कि बहता जा रहा है तो उसमें भी तो कुछ टूट फूट होगी ना। तो वो आपके जलवायु भी कारक हो जाते हैं, है ना। आगे चलते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में बात करें तो चट्टानों से आपका जो है आवरण प्रस्तर या रेगोलिथ का निर्माण होता है, और रेगोलिथ की टूट फूट से आपका किसका निर्माण होता है, आपका असली मृदा या ट्रू सॉइल या का निर्माण होता है। तो पहला चरण क्या है, चट्टानों में टूट फूट। चट्टानों में टूट फूट से क्या होगा, आपका आवरण प्रस्तर या रेगोलिथ का निर्माण, और रेगोलिथ में टूट फूट से आपकी क्या, असली मृदा या ट्रू सॉइल का निर्माण होगा। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं मृदा निर्माण की, उनको देखते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं एक एक करके देखो। पहले हमने जो है हेडिंग रखी है, उनकी लैंग्वेज नहीं रखी, लैंग्वेज को हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि भैया मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। पहला है आपका कॉल्यूबियम। कॉल्यूबियम देखो आपका मृदा निर्माण सिलेबस में, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कॉल्यूबियम क्या होता है कि जब मिट्टी को या चट्टानों को गुरुत्वाकर्षण द्वारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्यूबियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कॉल्यूबियम। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉल्यूबियम कहा जाता है। अगला है आपका जलोढ़क या एल्यूवियम। एल्यूवियम आपको जो है जलोढ़ मिट्टी से बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी आपने देखा होगा नदियों द्वारा या पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है ना। तो पानी द्वारा आपका मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपका एल्यूवियम या जलोढ़क कहलाता है। अगली टर्म है ह्यूमिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, अब जैसे मान के चलो आपने फसल को काटा, आपने फसल काट ली। अब जैसे मान के चलो आपका भूसा था या कोई फसल का अवशेष था, आपने क्या कर दिया, उसको जो है ज़मीन पर छोड़ दिया या फिर कहें मिट्टी पर छोड़ दिया। तो आपका जो भूसा है या कार्बनिक अवशेष हैं, जो फसल के अवशेष हैं, वो क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ। अब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ह्यूमस में
या फिर कहें सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तन या कन्वर्जन आपका क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अगला टर्म है आपका हॉरिजोनाइजेशन, संस्थिकरण। संस्थिकरण क्या होता है बच्चों, कि जब आपकी जो नई नई मृदा बनती है, मृदा नई नई मृदा, जैसे आपने जलोढ़ मृदा में सुना होगा खादर व बांगर, कौन सी भैया, खादर व बांगर। तो खादर की क्या विशेषता होती है आपकी, ये हल्की सी क्या होती है, रेतीली होती है, क्योंकि नई नई बन के आती है। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, तो जो नई नई मिट्टी बन के आई है उसमें क्या संस्तर होंगे, नहीं होंगे भैया, ना तो उसमें कार्बनिक पदार्थ होगा, ना ही उसमें जो है ये कहेंगे कि आपकी मिट्टी का ठिकाना है कि किस तरह की मिट्टी है ना, और ना ही उसमें देखो क्ले का निर्माण होगा, ना ही उसमें महीन कण होंगे, इसमें सिल्ट ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा नदियों के किनारे आपको बजरी ज़्यादा देखने को मिलती है, बजरी या सैंड ज़्यादा देखने को मिलती है ना, तो ये रेतीली होती है खादर, है ना। नई नई बन के आई है तो इसमें कार्बनिक पदार्थ भी नहीं होंगे। तो जो आपकी नई खादर होती है, इसमें जो है नई नई मृदा बनती है, उसमें क्या नहीं होते हैं, आपके संस्तर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, संस्तर। मृदा परिच्छेद का आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना, पूरा। तो जो पुरानी मिट्टी होती है, अब उसमें आपने क्या किया है, खेती कर रहे हो, कार्बनिक पदार्थ ऐड हो रहे हैं, पेड़ पौधों के अवशेष उसमें जुड़ रहे हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के ऐड होने और लाखों वर्षों की प्रक्रिया द्वारा आपके क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्तर बनते हैं। संस्तर क्या होते हैं, कि जैसे मान के चलो कि आपकी ऊपरी मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो पानी गिरा, पानी से रिस कर नीचे चले गए, तो आपका पहले ए संस्तर था, ए संस्तर में क्या था आपका, जो आपके मिनरल थे, पोषक तत्व थे। अब पोषक तत्व नीचे चले गए तो क्या हो गया, आपका बी हॉरिजॉन बन गया, बी संस्तर बन गया। कौन सा संस्तर कहेंगे उसे, आपका बी संस्तर कहेंगे, या फिर कहें आपका हॉरिजॉन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं। ठीक है, अब नीचे जो है कुछ कंकड़ पत्थर, जैसे आपने नई नई मिट्टी, आप कल्टीवेशन क्या कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो ना, जो पुरानी मिट्टी का निर्माण कहाँ होगा, ऊपर होगा, नीचे तो होगा नहीं। नीचे क्या होंगे, आपके जो चट्टाने उससे टूटे फूटे कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं। जैसे हम मिट्टी को खोदते हैं, क्या मिलता है हमें, रेगोलिथ मिलता है, तो सी हॉरिजॉन हो गया। फिर हमें जो है नीचे क्या है, आपकी डी चट्टान है, या फिर कहें आपकी जो अनकंसोलिडेटेड बेड रॉक है, या फिर कहें जो है कठोर चट्टाने हैं, तो वो आपका क्या होते हैं, जो है आर हॉरिजॉन हो गया। तो इस तरह से संस्तरों का, मिट्टी में विभिन्न संस्तरों का निर्माण आपका क्या कहलाता है, संस्तरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, संस्तरीकरण होता है। और मेन संस्तर क्या होते हैं मिट्टी में, ओ, ए, बी, सी और आर। अगली टर्म समझते हैं आपका इल्यूविएशन। आपकी जो है हॉरिजोनाइजेशन, संस्तरीकरण हो गया है। अगली टर्म है आपकी इल्यूविएशन या प्रक्षालन। तो इन दोनों को समझते हैं। एक तो आपकी प्रक्षालन इल्यूविएशन होती है, एक इल्यूविएशन होती है, इसमें ई है, इसमें ILLUVIATION है। इन दोनों को पहले तो लिख लेते हैं। मान के चलो एक आपकी ये टॉप सॉइल है, ये क्या है, आपकी मृदा है। इसको हम थोड़ा सा मृदा का रंग दे देते हैं। ठीक है, मृदा का कलर दे देते हैं इसको। ये आपकी क्या है, मिट्टी है ना, ये आपकी मिट्टी है। यहाँ पर है आपके क्या, पोषक तत्व। अब भैया मिट्टी में तो पोषक तत्व होंगे ही, कुछ मिनरल्स भी होंगे, कुछ खनिज भी होंगे। अब जब जो है एक खनिज जो है पानी के द्वारा प्रक्षालन या फिर कहें लीचिंग द्वारा या निच्छालन द्वारा, लीचिंग को क्या कहते हैं, कि पानी के साथ जब न्यूट्रिएंट मिट्टी के अंदर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। पानी के साथ मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो निचली सतहों में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। अब जब आपके संस्तर ए, मान के चलो ए आपका ए संस्तर है, ए आपका बी संस्तर है। ठीक है, ए संस्तर में बेसिकली ये कहें कि ए संस्तर में हमारी खेती होती है। ए संस्तर से हमारे न्यूट्रिएंट या खनिज पदार्थ पानी के साथ नीचे जा रहे हैं, तो ये नीचे जाने की प्रक्रिया को तो हम क्या कहेंगे, इल्यूविएशन। क्या कहेंगे बच्चों, इल्यूविएशन। अब जो आपके नीचे पदार्थ आए हैं वो क्या करेंगे, बी हॉरिजॉन में जमा हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपका इसको क्या कहेंगे, बी को आपका
इल्यूविएशन कहेंगे। टर्म्स में एक में आपका जो है नीचे आ रहा है, दूसरे में नीचे पोषक तत्व जमा हो रहे हैं, तो ए हॉरिजॉन को हम इल्यूविएशन जोन कहते हैं और बी हॉरिजॉन को इल्यूविएशन जोन कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रक्षालन संस्तर और ये आपका जो है इल्यूविएशन संस्तर कहलाता है। कौन सा? बी संस्तर। दोनों आशा करते हैं दोनों समझ आए होंगे। अगली टर्म है आपकी कैल्सिफिकेशन या फिर कहें कैल्सीकरण। कैल्सीकरण क्या होता है अब बच्चों? कैल्सिफिकेशन कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर कहते हैं चूना पत्थर का मिट्टी में जमा होना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मिट्टी में जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया? कैल्सिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैल्सिफिकेशन। आगे जो है हम रिपीट कर लेंगे एक बार। आगे चलते हैं। आगे बात करें डीकैल्सिफिकेशन की। भैया अभी कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा था आपका? कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा था? जमा हो रहा था। अब क्या करना है? कैल्शियम कार्बोनेट को या CaCO3 को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? डीकैल्सिफिकेशन कहलाती है। मिट्टी से CaCO3 को हटाना या फिर कहें कैल्शियम कार्बोनेट को हटाना क्या कहलाता है आपका? डीकैल्सिफिकेशन। अगली टर्म है आपकी पोर्टोलाइजेशन या लेटराइजेशन। दो टर्म्स लेके चलते हैं। ठीक है, एक तो आपकी कौन सी? पोर्टोलाइजेशन। पोर्टोलाइजेशन क्या होता है? सिलिका का तो संचय क्या भैया? सिलिका का संचय, सिलिका को हम SiO2 लिखते हैं। ठीक है, सिलिका का संचय और आपका जो सिस्क्यू ऑक्साइड है, सिस्क्यू ऑक्साइड जो है जिसे हम जो है एल्यूमिनियम और आयरन से मिलकर बनता है। सिस्क्यू ऑक्साइड किससे मिलकर बनता है आपका? एल्यूमिनियम और आयरन से। सिलिका का तो मिट्टी में जमा होना या सिलिका का संचय होना और सिस्क्यू ऑक्साइड या एल्यूमिनियम आयरन का मिट्टी की निचली सतहों में निच्छालित या लीचिंग द्वारा निचली सतहों में चला जाना आपका क्या कहलाता है? सिस्क्यू ऑक्साइड कहलाता है। सिलिका हमारा जमा हो जाती है मिट्टी में। ठीक है, और सिस्क्यू ऑक्साइड हमारा चला जाता है। ठीक है यार, मैं कहें निचली सतहों में चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पोर्टोलाइजेशन कहते हैं। अगला समझते हैं लेटराइजेशन क्या होता है। लेटराइजेशन जो है पोर्टोलाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा कहें तो यहाँ पर आपका सिस्क्यू ऑक्साइड का तो क्या होता है भैया? संचय होता है। सिस्क्यू ऑक्साइड का क्या होता है भैया? सिस्क्यू ऑक्साइड का आपका जो है क्या होता है? संचय होता है। सिस्क्यू ऑक्साइड एल्यूमिनियम व आयरन का क्या होता है आपका? संचय होता है। और सिलिका जो है निचली परतों में क्या हो जाती है? सिलिका जो है निचली परतों में चली जाती है या लीचिंग प्रक्रिया द्वारा या निच्छादित प्रक्रिया द्वारा मृदा की निचली सतहों में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? लेटराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लेटराइजेशन। और लेटराइजेशन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टोलाइजेशन क्या होता है? सिलिका का जमा होना और सिस्क्यू ऑक्साइड का निचली मृदा की निचली सतहों में लीचिंग द्वारा नीचे चला जाना। और लेटराइजेशन क्या होता है आपका? सिस्क्यू ऑक्साइड का तो जमा होना, आयरन और एल्यूमिनियम का तो जमा होना और सिलिका का निचली परतों में चला जाना क्या कहलाता है आपका? लेटराइजेशन कहलाता है। क्लियर? अगली टर्म है आपकी सैलिनाइजेशन या लवणीकरण। लवणीकरण क्या होता है? लवणों का आपकी मिट्टी में जमा होना। किसका? लवणों का। लवण कौन से होते हैं आपके? कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपके सोडियम के सल्फेट व आपके क्लोराइड्स का जमा होना जो कि आपके नमक होते हैं, ठीक है, या सॉल्ट होते हैं, उनका जमा होना क्या कहलाता है? सैलिनाइजेशन या लवणीकरण। और इन सॉल्ट्स को या फिर कहें नमक को या लवणों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीसैलिनाइजेशन या अलवणीकरण कहते हैं। अगला है आपका ग्लेजेशन
ग्लेइजेशन। ग्लेइजेशन क्या कहलाता है? आप सभी ने पानी भरी हुई मिट्टी देखी होगी। पानी भरी हुई मिट्टी देखी है, कैसा कलर हो जाता है अगर ये ज़्यादा देर तक पानी भरा है? हरा सा या नीला सा या ग्रे कलर हो जाता है ना। तो जिस कारण से, और साथ में साथ एक तरह से दलदल सा बन जाता है। आपने जैसे काली मृदा में देखा होगा कि जहाँ पर पानी भरा होता है उसमें अगर कि आप चले जाओ तो आप आधे चले जाओगे उसके अंदर, मिट्टी के अंदर, तो एक दलदल का निर्माण होता है। ठीक है, तो पानी भरने या वाटर लॉगिंग के कारण ऐसी मृदाओं का निर्माण होता है जिसका रंग जो है ग्रे या फिर कह सकते हैं आपका खरा या नीला होता है, और जिसमें जो है आपका नॉर्मली क्या होते हैं, दलदल बन जाते हैं। इस तरह की मृदाओं का निर्माण क्या कहलाता है? ग्लेइजेशन, जो कि आपके वाटर लॉगिंग के कारण होता है। अगला है आपका पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन क्या कहलाता है? मिट्टी को मिक्स करना या मिट्टी को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेडोटर्बेशन। सोलोनाइजेशन या एल्कलाइजेशन क्या कहलाता है? सोडियम आयनों का जमा होना। मिट्टी में सोडियम आयनों का क्या होना बच्चों? जमा होना क्या कहलाता है आपका? सोलोनाइजेशन व एल्कलाइजेशन या क्षारीयकरण या सोलोनाइजेशन कहलाता है। डी एल्कलाइजेशन क्या कहलाता है? सोडियम आयनों को मिट्टी से हटाना क्या कहलाता है? डी एल्कलाइजेशन कहलाता है। ठीक, इसी के साथ टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाती है। आप लोग बढ़िया से, अगर कोई डाउट हो, कोई टर्म समझ नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि सर ये समझ नहीं आया है, इसको दोबारा से बता दीजिए, अलग से वीडियो बना देंगे। बात करें कॉल्यूवियम की, तो देखो बच्चों लिखा हुआ है, यह गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा पहुंचाए गए मजबूत ढलानों के आधार के पास खराब क्रमबद्ध सामग्री मतलब कि गुरुत्वाकर्षण से जो टूट फूट हुई है, जो भी हमारी सामग्री हमें मिल रही है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी कॉल्यूवियम कहलाएगी। आगे बात करते हैं अगली टर्म की, जलोढ़क की। जलोढ़क में देखो लिखा है कि पानी द्वारा ले जाया और जमा किया गया पदार्थ पहाड़ों की ढलानों के तल पर प्रमुख धारा के साथ और जल निकासी घाटियों से बहने वाली छोटी धाराओं के साथ पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं पानी द्वारा बहाकर जो भी सामग्री हमारी मिट्टी या फिर कहें जो भी पदार्थ जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? एल्यूवियम या जलोढ़क कहते हैं। ठीक है, अगली टर्म है आपकी ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन हमने बताया था कि ह्यूमिफिकेशन कच्चे कार्बनिक पदार्थ या रॉ ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया है। यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जीव क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसको पहले पढ़ा दिया है हमने, समझा दिया है, तो इसे हम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगली टर्म है हॉरिजोनाइजेशन या संस्तीकरण। संस्तीकरण में लिखा है मृदा में सभी संस्तर का विकास होना। यहाँ पर देखो कि मान के चलो नीचे तो भैया आर का संस्तर था और सी संस्तर था, ये तो आपके संस्तर पहले से विकसित थे। अब कुछ वनस्पति उगी, है ना, कुछ वनस्पति के अवशेष आपकी मिट्टी में जमा हुए, तो उससे कौन से संस्तर का विकास हुआ? ऑर्गेनिक या फिर कहें आपके कार्बनिक संस्तर का या ओ संस्तर का विकास हुआ। अब खेती, अब ऑर्गेनिक संस्तर से नीचे अब कुछ पोषक तत्व तो नीचे भी तो जाएंगे ना, तो ए संस्तर का निर्माण होगा। फिर जो है कुछ पोषक तत्व तो नीचे गए तो बी संस्तर का, इसी तरह आपके पेरेंट मटेरियल का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो मृदा में सभी संस्तर का विकास होना संस्तीकरण कहलाता है। उचित अवस्था में मृदा के विभिन्न संस्तरों के विकसित होने में लगभग 250 वर्ष का समय लगता है, किंतु विपरीत परिस्थितियों में 1000 वर्ष से भी अधिक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली टर्म है आपकी इल्यूविएशन। इल्यूविएशन में हमने बताया था आपको कि मान के चलो ये आपकी मिट्टी है, इसमें जो है पोषक तत्व। जब ये पोषक तत्व आपके क्या करते हैं, ये पोषक तत्व मान लेते हैं पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इल्यूविएशन। ठीक है, मान के चलो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको छोड़ के चली गई, है ना, बड़े अच्छे रिश्ते थे, ए हॉरिजॉन के साथ छोड़ के चली गई, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? इल्यूविएशन। ठीक, समझने के लिए बोल देते हैं ऐसा, है ना। और जिसके पास गई है वो कौन सा है आपका? बी हॉरिजॉन, है ना, बी हॉरिजॉन है, वो क्या कहलाएगा? इल्यूविएशन। अब तो समझ आ गया होगा,
है ना। तो जहाँ से गई है वो तो आपका, जहाँ से आपके न्यूट्रिएंट नीचे जा रहे हैं वो तो आपका प्रक्षालन या इल्यूविएशन कहलाएगा। इल्यूविएशन में देखो, इल्यूविएशन का अर्थ है वॉशिंग आउट, यार धुल जाना। यह ऊपरी सतहों से निचली ही सतहों तक रिसने वाले पानी द्वारा सॉल्यूशन या सस्पेंशन में घटकों को हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। कौन सी आपकी, प्रक्षालन या इल्यूविएशन। अब भैया इल्यूविएशन बी हॉरिजॉन खुश हो गया है कि भैया ए को छोड़कर बी के पास कुछ पोषक तत्व आ गए हैं, यहाँ पर वह ए को छोड़कर आ गई है ना। तो यहाँ पर देखो इल्यूविएशन क्या कहलाता है, मतलब वॉशिंग इन, जो भी आपके पोषक तत्व खनिज पदार्थ घुलकर आए हैं वो कहाँ पर जमा हो गए हैं, बी हॉरिजॉन में। जो गर्लफ्रेंड ए को छोड़ के आई है वो बी हॉरिजॉन में जमा हो गए हैं, तो उसे वो जमा हो गई है तो वो क्या क्या कहलाएगा, इल्यूविएशन या ILLUVIAN, इल्यूविएशन। पहले आपकी इल्यूविएशन होता है फिर इल्यूविएशन होता है। तो ये ई और ए से संबंध कर रख के जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब वॉशिंग इन यह मृदा पदार्थों की निचली सतहों में जमा होने की प्रक्रिया है, अर्थात इल्यूविएटेड पदार्थों का जमा होना स्थिरीकरण या इल्यूविएशन कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली टर्म है आपका कैल्शियम या फिर कहें कैल्सिफिकेशन। शुष्क व अर्ध शुष्क अवस्था में कैल्शियम कार्बोनेट का मृदा में जमा होना क्या कहलाता है आपका, कैल्सीकरण या कैल्सिफिकेशन। देखो लिखा हुआ है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क अवस्थाओं में मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना, CaCO3 का जमा होना कैल्सीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं अगली टर्म पर, डीकैल्सिफिकेशन की बात करते हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन लिखा हुआ है कि भैया शुष्क एवं अर्ध शुष्क, अभी तो आपका जमा हुआ था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या कर रहे हैं, हटाओ उसको, है ना, हटा दो। तो आपका क्या कहलाया, शुष्क एवं अर्ध शुष्क अवस्थाओं में मृदा परिच्छेदिका में कैल्शियम कार्बोनेट को हटाना डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है। सॉरी, यहाँ पर डीकैल्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, डीकैल्सीकरण। थोड़ा सा वायर भी फंस गया है, क्या कहलाएगा, डीकैल्सीकरण कहलाएगा, डीकैल्सीकरण। ठीक, क्या कहलाएगा, डीकैल्सीकरण। आगे चलते हैं, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसके। अगली टर्म है आपकी पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन हमने बताया था कि भैया सिलिका का संचय या सिलिका का तो जमा होना और आपका सिस्क्यो ऑक्साइड का निचली परतों में चला जाना आपका क्या कहलाता है, आपका पोर्टजोलाइजेशन कहलाता है। देखो यहाँ पर सिलिका का संचय और निचली परतों में सिस्क्यो ऑक्साइड एल्यूमिनियम और आयरन का निच्छालन या प्रक्रिया द्वारा नीचे चला जाना क्या कहलाता है, पोर्टजोलाइजेशन कहलाता है। लेटराइजेशन की बात करें तो देखो लेटराइजेशन में लिखा हुआ है कि सिस्क्यो ऑक्साइड या एल्यूमिनियम आयरन का तो संचय या जमा होना और सिलिका का निचली परतों में का निच्छालन प्रक्रिया द्वारा नीचे चला जाना, यह जो है पोर्टजोलाइजेशन की चाहे विपरीत प्रक्रिया होती है, या फिर कहें पोर्टजोलाइजेशन से विपरीत प्रक्रिया होती है। कौन सी आपकी, लेटराइजेशन। ठीक, आगे बात करें सेलेनाइजेशन या फिर कहें आपका लवणीकरण, लवणों का जमा होना, मिट्टी में लवणों का जमा होना या फिर कहें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम व पोटेशियम के सॉल्ट्स का या नमक का जमा होना या सल्फाइड या क्लोराइड्स का जमा होना, किसका, आपका कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो देखो लिखा है, यह लवणों के संचय की प्रक्रिया है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट और क्लोराइड मिट्टी में नमकीन सैलिक क्षितिज के रूप में। यह शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में काफ़ी आम है। यह खारे भूजल के कोशिका वृद्धि और समुद्री और तटीय मिट्टी में समुद्री जल के साथ बाढ़ के माध्यम से भी हो सकता है। नमक का जमाव बाधित जल निकासी वाले क्षेत्रों में सिंचाई या रिसाव के कारण भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं नॉर्मली क्या होता है कि मान के चलो बारिश हुई, उसमें कुछ सॉल्ट थे, आपका जो पानी मिट्टी में लंबे समय तक जमा था उसमें सॉल्टी आपका वाटर था, उससे देखो पानी तो क्या होता है, भाप के रूप में उड़ जाता है, लेकिन जो आपका बचे हुए जो ठोस पदार्थ है सॉल्ट, वो क्या होंगे, मिट्टी में जमा होंगे, जिससे आपके जो है लवणीय मृदा या सैलाइन सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है। और सैलाइन सॉइल या फिर कहते हैं जड़ों के विकास को क्या करते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं आपकी डीसैलिनाइजेशन की या अलवणीकरण की। तो देखो लिखा हुआ है, यह संस्तर या मिट्टी के प्रोफाइल जिसमें पौधे की वृद्धि को बाधित करने के लिए पर्याप्त घुलनशील लवण होते हैं से अतिरिक्त घुलनशील लवणों को पानी में भरकर और कृत्रिम जल निकासी माध्यम से स्थापित करके जल निकासी की स्थिति में सुधार करके हटाना, या फिर कहें लवणों को हटाना, या फिर कहें सैलाइन, या फिर कहें जो आपके नमकों को हटाना, आपका क्या कहलाता है, डीसैलिनाइजेशन कहलाता है। ग्लेजेशन की बात करें, ग्लेजेशन में देखो लिखा हुआ है, ग्ले शब्द रूसी मूल का है जिसका अर्थ होता है नीली, ग्रे या हरी मिट्टी। हरी मिट्टी कब बनती है आपकी, जब जो है क्या होता है आपका मिट्टी का भराव होता है, या फिर सॉरी पानी अधिक भरता है, या फिर कह सकते हैं पानी जल जमाव हो जाता है, आपकी ग्ले सॉइल या ग्ले मिट्टी का निर्माण होता है। ग्लेजेशन मिट्टी के निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप खराब जल निकासी की स्थिति या ऑक्सीजन की कमी और जहां जल भराव की स्थिति प्रबल होती है के कारण मूल सामग्री के ऊपर मिट्टी के प्रोफाइल के जो निचले हिस्से में एक ग्ले या ग्ले संस्तर का विकास होता है। ऐसी मिट्टी को हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी। आगे चलते हैं, पेडोटर्वेशन की बात करते हैं। तो मिट्टी का मिश्रण बनाना क्या कहलाता है, पेडोटर्वेशन। देखो लिखा है मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया है, कौन सा आपका, पेडोटर्वेशन। अगली टर्म है आपकी सोलोनाइजेशन या एल्कलाइजेशन। मिट्टी में सोडियम आयनों का जमा होना क्या कहलाता है, सेलेनाइजेशन या क्षारों का जमा होना सेलेनाइजेशन कहलाता है। देखो लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में मिट्टी के विनिमय परिसर पर सोडियम आयनों का संचय शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप सोडिक मिट्टी या सोलोनेटेज का निर्माण होता है। सब मिश्रण में सभी धनायन मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ कणों पर विनिमय साइटों के साथ एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर कहें विनिमय साइटों पर जो है आपका ये कह सकते हैं कि जो आपके सोडियम आयन है उनका जमा होना। अगला है डी एल्कलाइजेशन या डी क्षारीयकरण प्रक्रिया, जो है विनिमय साइटों से सोडियम को हटाने को संदर्भित करती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी का फैलाव शामिल है। फैलाव तब होता है जब सोडियम आयन जल योजित या फिर कहें जल में घुल जाते हैं। आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको नोट करना है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि जेबी लीविक द्वारा न्यूनतम का कारण या फिर कहें लॉ ऑफ मिनिमम प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट, भारत में निर्मित प्रथम उर्वरक था एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। कौन सी दाल वाली फसल वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, तो वो है राजमा। सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, 1.33 ग्राम पर सीसी। कैंकर नोड्यूल सामान्यतः पाए जाते हैं लाल मृदा में। तत्व जो बीज बनने के लिए आवश्यक है वो है आपका फॉस्फोरस। मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालने से मृदा का स्थूल घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर कहें मृदा में कार्बनिक पदार्थ ऐड करोगे तो पोर स्पेस या फिर कह सकते हैं रंध्रावकाश बढ़ेगा। रंध्रावकाश बढ़ेगा तो स्थूल घनत्व क्या होगा, घटेगा। काली मृदा में मुख्य क्ले खनिज हुए मोंटमोरिलोनाइट। और आपका जो अम्लीय एवं 6.5 से कम पीएच वाली मृदा में फास्फोरस किस रूप में अवशोषित किया जाता है, तो किस रूप में अवशोषित किया जाता है, आपका H2PO4 माइनस के रूप में क्या किया जाता है, अवशोषित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्ले मृदा को की अपेक्षा रेतीली मृदा की स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी अधिक होती है। मृदा वर्गीकरण के जनक डॉक्टर गाय डी स्मिथ है। मृदा सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 12:1 होता है। सूक्ष्म जीवों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:1 से 9:1 होता है। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होता है। यूरिया के एक कट्टे या बोरी या थैले का भार 45 किलोग्राम होता है। पहले जो है 50 किलोग्राम हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक यूरिया के कट्टे का जो भार होता है 45 किलोग्राम होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी कहा जाता है। यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी होती है, 1.5%। डीएपी में 46% तो आपका फास्फोरस होता है और 18% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मृदा विज्ञान का एक तो परिचय था, मृदा निर्माण कैसे होता है, किस किस प्रक्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। आज जो है आपका
आपका बेसिक्स कवर कर लिया है। अगले लेक्चर में मृदा विज्ञान के जो है मृदा के गुण, भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों की चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में आपका जो है मृदा विज्ञान के दूसरे लेक्चर में। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन एग्री अकेडमी एंड शेयर आवर वीडियो विथ आवर योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।